टैक्स का मौसम फिर आ गया है और साथ में वही सालाना कंफ्यूजन, पुरानी टैक्स व्यवस्था चुने या नई वाली। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उतना सीधा नहीं होता जितना हमें लगता है। चलिए आज इसी पहेली की परतें खोलते हैं। एक तरफ है ढेर सारी टैक्स कटौतियां और दूसरी तरफ है कम टैक्स रेट्स। पहली नजर में तो लगता है कि ये एक आसान सा चुनाव है, लेकिन इसका जवाब उतना भी आसान नहीं है। असल में इसमें एक ऐसा पेंच है जो आपको हैरान कर देगा। ठीक है, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये चुनाव सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो टैक्सेशन की दो बिल्कुल अलग अलग सोच के बीच का एक बड़ा समझौता है। तो ये दो रास्ते हैं क्या? देखिए, पुरानी व्यवस्था जिसे हम कटौती का रास्ता कह सकते हैं, उसमें कई तरह की छूट क्लेम करने की आजादी मिलती है, लेकिन टैक्स की दरें ज्यादा होती हैं। वहीं नई व्यवस्था है सरलता का रास्ता, जो कम टैक्स रेट्स तो देती है पर बदले में ज्यादातर कटौतियों की कुर्बानी मांगती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव। अब नई टैक्स व्यवस्था ही डिफॉल्ट चॉइस है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को पुरानी व्यवस्था के साथ जाना है तो उसे खुद आगे बढ़कर जानबूझकर उसे चुनना होगा। सारी जिम्मेदारी अब टैक्स पेयर पर है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 के तहत सैलरी से मिलने वाली 3 सीधी कटौतियां। यहीं पर असली कहानी छिपी हुई है। सबसे पहली और सबसे कॉमन कटौती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हर नौकरी पेशा इंसान को मिलती है और यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव है। पुरानी व्यवस्था में ये 50,000 रुपया है, लेकिन नई व्यवस्था में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। ये जो 25,000 का फर्क है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी कटौती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये एक पुरानी कटौती है जो सिर्फ और सिर्फ पुरानी व्यवस्था में ही मिलती है और इसकी भी लिमिट सिर्फ 5,000 रुपये सालाना है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये कटौती सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ये कटौती किसी काम की नहीं है। और तीसरी और आखिरी सैलरी कटौती प्रोफेशनल टैक्स। ये राज्यों का टैक्स है और इसकी कटौती भी सिर्फ पुरानी व्यवस्था में ही मिलती है। इसकी भी लिमिट बहुत कम है, सिर्फ 2,500 रुपये सालाना। तो अब तक हमने 3 कटौतियों को देख लिया। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां का गणित कुछ ऐसा बताता है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। यहां से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो जाहिर है दिमाग में यही आता है कि भाई अगर नई व्यवस्था में 2 कटौतियां मिल ही नहीं रही तो पुरानी वाली ही बेहतर होगी, है ना? सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन इसका जवाब आपको चौंका देगा। चलिए अब सीधे सीधे गणित को देखते हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट कर्मचारी है। पुरानी व्यवस्था में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स, मतलब कुल कटौती हुई 52,500 रुपए। वहीं नई व्यवस्था में सीधा सीधा 75,000 रुपए। अब सरकारी कर्मचारी को देखें। पुरानी व्यवस्था में सब मिलाकर भी कुल कटौती बनती है 57,500 रुपए, जो नई व्यवस्था के 75,000 रुपए से काफी कम है। तो नतीजा क्या निकला? एक प्राइवेट कर्मचारी के लिए तो नई व्यवस्था में सीधे सीधे 22,500 रुपए की ज्यादा कटौती मिल रही है। मतलब 2 छोटी कटौतियों को खोने के बावजूद एक बड़ी कटौती का फायदा कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जो चीज ऊपर ऊपर से सच लगती है वो असल में होती नहीं है। जब हिसाब लगाया जाता है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर हम सिर्फ सेक्शन 16 के तहत सैलरी से मिलने वाली सीधी कटौतियों की बात करें तो नई टैक्स व्यवस्था हिसाब किताब के मामले में हर एक कर्मचारी के लिए बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है? क्या ये बस ऐसे ही हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी नीति का हिस्सा है जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में नज कहते हैं। पॉलिसी नज का मतलब होता है सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना कि लोगों को बिना जोर जबरदस्ती के एक खास विकल्प की तरफ धीरे धीरे धकेला जा सके। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो ये नज यहाँ काम कैसे कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो नई सरल व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया। दूसरा, 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में एक साफ साफ पैसों का फायदा दिया गया। और आखिर में पुरानी व्यवस्था चुनने वालों पर हिसाब किताब का बोझ डालकर उसे थोड़ा कम आकर्षक बना दिया गया। तो अब हम ये समझ गए हैं कि गणित क्या कहता है और उसके पीछे की पॉलिसी क्या है। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं और समझते हैं कि आखिरी फैसला कैसे लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि असली लड़ाई इन छोटी मोटी सैलरी कटौतियों की तो है ही नहीं। असली फैसला इस बात पर टिका है कि नई व्यवस्था को चुनने पर कौन सी बड़ी कटौतियां हाथ से चली जाएंगी। सेक्शन 16 का जो पूरा विश्लेषण था वो तो सिर्फ पहला कदम था और ये स्लाइड उस बड़े समझौते को बिल्कुल साफ दिखाती है। पुरानी व्यवस्था में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, चैप्टर 6A की कटौतियां जैसे ATC और ATD और होम लोन का ब्याज जैसे बड़े फायदे मिलते हैं। वहीं नई व्यवस्था में कम टैक्स स्लैब्स, कम झंझट और सैलरी कटौतियों में नेट फायदा है। चुनाव इन्हीं 2 पैकेजों के बीच में करना है। तो सही फैसला कैसे लिया जाए, इसके लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप चेक है। पहला, पुरानी व्यवस्था की जितनी भी संभावित कटौतियां हैं उन सबको जोड़ लें।
दूसरा, एक टैक्स कैलकुलेटर से दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स देनदारी की तुलना करें। और तीसरा, जिस भी व्यवस्था में आखिरी टैक्स कम आए बस उसे चुन लें। तो अब जब इस टैक्स पहेली का छिपा हुआ गणित सामने आ चुका है और असली समझौते की तस्वीर भी साफ हो गई है, तो सवाल ये उठता है कि किसी के अपने वित्तीय सफर के लिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा सही बैठता है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सैलरी पाने वाले हर व्यक्ति से जुड़ा है। जी। वो है इनकम टैक्स में धारा 16 के तहत मिलने वाली कटौतियां। और हम खास तौर पर देखेंगे कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में क्या फर्क आ गया है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में भी है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई टैक्स व्यवस्था है जो अब डिफॉल्ट हो गई है, बिल्कुल, उसने इन कटौतियों को कैसे बदला है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है, जैसा आपने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था, मतलब धारा 115 BAC वाली, अब वो वही मेन है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कुछ चुनता नहीं है तो उस पर अपने आप नई व्यवस्था लागू हो जाती है। ये पहले से बिल्कुल अलग है ना। पहले तो एक ही सिस्टम था सबके लिए, है ना। अब दो रास्ते हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई करदाता कुछ भी ना करे तो उस पर नई टैक्स व्यवस्था लग जाएगी, और अगर किसी को पुरानी वाली ही चुननी हो जिसमें शायद ज्यादा कटौतियां थी तो उसके लिए क्या करना होगा। हाँ, सही पकड़ा आपने। नई अब स्टैंडर्ड है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो पुरानी वाली ही बेहतर थी, तो उसे एक्टिव होकर, मतलब खुद से उसे चुनना पड़ेगा। कैसे? इसके लिए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयर को बताना होता है। एक फॉर्म भर के देना होता है कि मैं पुरानी व्यवस्था चुन रहा हूँ। इसे कहते हैं नई व्यवस्था से ऑप्ट आउट करना। ये तो सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं लगता, इसके पीछे कोई गहरी सोच भी होगी शायद। सरकार क्यों कर रही है ऐसा? बिल्कुल, ये सिर्फ नियम बदलना नहीं है, ये एक तरह से व्यवहार बदलने की कोशिश है। इकोनॉमिक्स में इसे नज कहते हैं। नज, NUDGE? हाँ, नज मतलब धीरे से धकेलना एक दिशा में। पॉलिसी ऐसी बनाई है कि ज्यादातर लोग डिफॉल्ट के साथ ही रहें, मतलब नई व्यवस्था के साथ। इसे टैक्स पेयर इनर्शिया का फायदा उठाना भी कह सकते हैं। अच्छा, मतलब लोग बदलते नहीं है आसानी से। हाँ, कुछ वैसा ही। और शायद सरकार का लक्ष्य है कि धीरे धीरे टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाए, कम से कम कटौतियों वाला। दिलचस्प है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब सारी मेहनत, सारा हिसाब किताब उस टैक्स पेयर पर आ गया है जिसे लगता है कि नहीं भाई, पुरानी व्यवस्था मेरे लिए ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल, अब उसे खुद एक्टिव होना पड़ेगा। अपनी सारी संभावित कटौतियां देखनी होंगी, हिसाब लगाना होगा और फिर सोच समझकर फैसला लेना होगा कि उसे डिफॉल्ट से हटना है या नहीं। वो जो पुरानी कटौतियां थी ना, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, हाँ, उनके नियम तो अभी भी हैं, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो मेहनत करके पुरानी व्यवस्था चुनेंगे। चलिए, तो फिर जरा इन्हीं कटौतियों पर आते हैं जो सीधे सैलरी से जुड़ी हैं। धारा 16 वाली कौन कौन सी है इसमें मुख्य रूप से? देखिए, धारा 16 में मोटे तौर पर 3 कटौतियां आती हैं वेतन पाने वालों के लिए। 3 कौन सी? पहली, जो सबसे आम है, वो है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, ये तो सुना है। दूसरी है मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक। और तीसरी है प्रोफेशनल टैक्स, जिसे वृत्ति कर या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इनके सेक्शन है 16IA, 16II और 16I3। और यहीं पर वो अंतर आता है। इन तीनों की जो उपलब्धता है वो नई और पुरानी व्यवस्था में अलग अलग है, और यही समझना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं। ये तो शायद सबको मिलती होगी। क्या ये दोनों में है, नई और पुरानी दोनों में? हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे कॉमन है, और अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में उपलब्ध है, मिलती दोनों में है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है, दोनों में लिमिट अलग अलग है। ओह, क्या लिमिट्स है? पुरानी टैक्स व्यवस्था, जिसे अब चुनना पड़ता है, उसमें लिमिट है 50,000 रुपए, या फिर आपकी कुल सैलरी या पेंशन जो भी कम हो। 50,000 रुपए, ठीक है। और जो नई डिफॉल्ट व्यवस्था है उसमें ये लिमिट ज्यादा है, उसमें ये 75,000 रुपए है, या कुल सैलरी पेंशन जो भी कम हो। अच्छा, 75,000? ये तो 25,000 का सीधा फर्क हो गया। जी हाँ, और ये बढ़ी हुई लिमिट 75,000 वाली ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से ही लागू हो गई थी। मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26 से, और 26-27 के लिए भी यही लागू है। लेकिन ये 25,000 रुपए का फर्क क्यों रखा गया है नई व्यवस्था में? कुछ खास कारण? हाँ, ये एक तरह का आप कह सकती हैं क्विड प्रो क्वो है। क्विड प्रो क्वो मतलब कुछ लेने के बदले कुछ देना। देखिए, नई व्यवस्था में बहुत सारी दूसरी कटौतियां हटा दी गई हैं। जैसे अभी हमने बात की एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, फिर HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस की छूट, और वो जो चैप्टर 6 एक ही लंबी लिस्ट होती थी ना, ATC, ATD वगैरह। हाँ, LIC, PPF वाली, वो सब भी नई व्यवस्था में नहीं है ज्यादातर। तो ये जो 25,000 रुपए की एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो उन हटाई गई कटौतियों की थोड़ी भरपाई करती है और नई व्यवस्था को थोड़ा और आकर्षक बनाती है गणित के हिसाब से। और क्या इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कोई बिल, कोई रसीद, कुछ सबूत देना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसकी सबसे अच्छी बात है। ये बिना शर्त है, अनकंडीशनल। हर सैलरी वाले को, हर पेंशनर को मिलती है, चाहे आपने कोई खर्चा किया हो या ना किया हो। कोई प्रूफ नहीं देना।
अच्छा, ये तो आसान है। जी, ये अपने आप आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर देती है। और हाँ, एक बात और साफ कर दूं, कहीं कहीं शायद कुछ कंफ्यूजन है कि AY 2026-27 के लिए लिमिट 75,000 रुपए है या नहीं, लेकिन सारे सरकारी सर्कुलर और बजट डॉक्यूमेंट यही कंफर्म करते हैं कि नई व्यवस्था में ये 75,000 रुपए ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी कटौती पर, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका क्या स्टेटस है नई व्यवस्था में? एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती नई टैक्स व्यवस्था में पूरी तरह से खत्म, जीरो, किसी के लिए भी नहीं है। किसी के लिए भी नहीं? सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नहीं? नहीं, उनके लिए भी नहीं। नई व्यवस्था मतलब नो एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। और अगर कोई पुरानी व्यवस्था चुन ले तो? पुरानी व्यवस्था में ये है, लेकिन बहुत लिमिटेड। लिमिटेड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ही है। प्राइवेट सेक्टर वालों को पुरानी व्यवस्था में भी इस पर कोई छूट नहीं मिलती। अगर उन्हें ये अलाउंस मिलता है तो पूरा टैक्सेबल है। अच्छा, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी पुरानी व्यवस्था चुनता है तो उसे कितनी छूट मिलेगी? उस केस में 3 अमाउंट देखे जाते हैं और उनमें से जो सबसे कम हो उतनी छूट मिलती है। 3 अमाउंट कौन कौन से? पहला, जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे असल में मिला है साल भर में। ठीक है। दूसरा, उसकी बेसिक सैलरी का 20%। यहां ध्यान रखना है, सिर्फ बेसिक सैलरी, इसमें और कोई अलाउंस पर्क्स वगैरह शामिल नहीं होते। बेसिक का 20%। या ओके, और तीसरा? तीसरा है कि फिक्स लिमिट 5,000 रुपए प्रति वर्ष। बस 5,000? ये लिमिट तो बहुत कम लग रही है। ये कब से है? हाँ, ये बहुत पुरानी लिमिट है, दशकों से 5,000 रुपए ही है, बदली नहीं है। और प्रैक्टिकली होता क्या है कि लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यही 5,000 रुपए ही असली लिमिट बन जाती है, क्योंकि उनका 20% बेसिक या एक्चुअल अलाउंस इससे ज्यादा ही होता है। और हाँ, एक और कंफ्यूजन जो कभी कभी आता है उसे भी ठीक कर लें। कुछ लोग गलती से इसे 10,000 समझ लेते हैं, वो गलत है। वो शायद TDS के किसी और सेक्शन से कंफ्यूजन होता है। धारा 16 II में एंटरटेनमेंट अलाउंस की लिमिट 5,000 रुपए ही है। तो सीधी बात ये हुई कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी नई व्यवस्था में जाता है तो उसे सिर्फ इस एक आइटम का ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का टैक्स नुकसान होगा। हाँ, इस कटौती के नजरिए से देखे तो। चलिए, अब तीसरी और आखिरी धारा 16 वाली कटौती, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का भी वही हाल है जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का हुआ। नई डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था में ये भी खत्म, कोई कटौती नहीं। अच्छा, ये भी गया? हाँ, इसका पहला लाभ सिर्फ उन्हीं को है जो पुरानी व्यवस्था चुनते हैं। ये प्रोफेशनल टैक्स लगाता कौन है? सेंटर का है या स्टेट का? नहीं, ये सेंटर का नहीं है, ये राज्य सरकारें लगाती हैं। इसे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। संविधान का आर्टिकल 276(2) राज्यों को ये पावर देता है। अच्छा। लेकिन वही आर्टिकल एक लिमिट भी लगाता है कि कोई भी राज्य एक आदमी पर साल में 2,500 रुपए से ज्यादा प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगा सकता। तो फिर इनकम टैक्स में कटौती भी 2,500 तक ही मिलेगी? हाँ, बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट में भी कटौती की ऊपरी सीमा 2,500 रुपए ही है, और ये कटौती मिलती है पेमेंट बेसिस पर, मतलब जितना आपने उस फाइनेंशियल ईयर में असल में पे किया है। पेमेंट बेसिस? हाँ, मतलब अगर आपने इस साल पिछले साल का बकाया चुकाया या अगले साल का एडवांस दे दिया तो जिस साल पेमेंट किया उसी साल कटौती मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए तक। क्या ये टैक्स सब राज्यों में लगता है? हर MP इन सब में है। और कहाँ नहीं है? दिल्ली, हरियाणा, UP, राजस्थान, पंजाब, इन जैसे कई राज्यों में ये नहीं है। तो जो लोग इन राज्यों में काम करते हैं उनके लिए तो नई व्यवस्था में इस कटौती का न मिलना कोई फर्क ही नहीं डालता, क्योंकि उन्हें पुरानी में भी नहीं मिलती थी। अच्छा, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ। हाँ। अगर एम्प्लॉयर खुद भर दे ये टैक्स कर्मचारी के बिहाफ पर, सैलरी से काटे बिना, तब क्या होगा? हाँ, ये एक टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर पुरानी व्यवस्था चुनने वालों के लिए। अगर एम्प्लॉयर सीधे सरकार को पेमेंट करता है तो एक 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। 2 स्टेप? हाँ, इसे कभी कभी समझाने के लिए परक्विजिट लूप भी कह देते हैं। परक्विजिट लूप वो क्या है? पहला स्टेप, एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट भरा, मान लीजिए 2,500 रुपए, उसे पहले कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में जोड़ा जाएगा, एक परक्विजिट यानी सुविधा मानकर, सेक्शन 17(2) के तहत। अच्छा, पहले सैलरी बढ़ाई। हाँ, फिर दूसरा स्टेप, ठीक उसी अमाउंट को यानी 2,500 रुपए को सेक्शन 16(3) के तहत प्रोफेशनल टैक्स की कटौती के रूप में ग्रॉस सैलरी से घटा दिया जाएगा। मतलब पहले जोड़ा फिर घटाया, तो नेट इफेक्ट तो 0 हो गया, फिर ये ड्रामा क्यों? सवाल बिल्कुल वाजिब है, गणित तो यही कहता है, नेट इफेक्ट 0। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लायंस के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि कर्मचारी की सही ग्रॉस सैलरी रिपोर्ट हो। ग्रॉस सैलरी के आधार पर ही दूसरी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे HRA की छूट। अगर एम्प्लॉयर का भरा हुआ टैक्स पहले इनकम में जोड़ा ही नहीं तो टेक्निकली कर्मचारी कटौती क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद पे नहीं किया। तो ये ग्रॉस अप और फिर डिडक्ट वाला तरीका सही रिपोर्टिंग पक्का करता है। थोड़ा अजीब है पर नियम यही है। समझ गई। तो अब अगर हम सिर्फ इन तीनों को देखें, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, तो क्या ये कहना ठीक है कि गणित के हिसाब से तो नई व्यवस्था ही बेहतर लग रही है? नई में 75,000 रुपए की सीधी कटौती है, पुरानी में ज्यादा से ज्यादा 50,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 ही बन रहा है। हम अगर सिर्फ और सिर्फ धारा 16 को ही देखें तो गणित बिल्कुल साफ है, नई व्यवस्था आगे है। चलिए इसको अलग अलग केस में देख लेते हैं AY 2026-27 के लिए। हाँ, बताइए। केस 1, प्राइवेट कर्मचारी ऐसे राज्य में जहां प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जैसे मुंबई। पुरानी व्यवस्था 50,000 स्टैंडर्ड प्लस 2,500 प्रोफेशनल टैक्स इज इक्वल टू कुल 52,500 रुपए। नई व्यवस्था 75,000 रुपए सिर्फ स्टैंडर्ड, फर्क नई में 22,500 रुपए का ज्यादा फायदा सिर्फ धारा 16 से। ठीक है। उसी राज्य में जहां प्रोफेशनल टैक्स है, पुरानी व्यवस्था
50,000 स्टैंडर्ड प्लस 5,000 रुपए एंटरटेनमेंट प्लस 2,500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स इज इक्वल टू कुल 57,500 रुपए। नई व्यवस्था 75,000 रुपए सिर्फ स्टैंडर्ड। फर्क यहां भी नई में 17,500 रुपए का ज्यादा फायदा धारा 16 से। केस 3, कोई भी कर्मचारी प्राइवेट या सरकारी ऐसे राज्य में जहां प्रोफेशनल टैक्स नहीं है जैसे दिल्ली। पुरानी व्यवस्था सिर्फ 50,000 रुपए स्टैंडर्ड, बाकी दो तो लागू ही नहीं। नई व्यवस्था 75,000 रुपए सिर्फ स्टैंडर्ड। फर्क यहां नई में सीधा 25,000 का ज्यादा फायदा है धारा 16 से। ये आंकड़े तो बिल्कुल क्लियर हैं। सिर्फ धारा 16 के हिसाब से देखें तो नई व्यवस्था ही जीत रही है हर बार। तो फिर सवाल वही है, कोई पुरानी व्यवस्था क्यों चुनेगा? क्या सिर्फ इन्हीं 3 को देखकर फैसला लेना चाहिए? और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स है। टैक्स व्यवस्था चुनने का फैसला सिर्फ धारा 16 की इन 3 कटौतियों पर टिका नहीं होना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है, आधी तस्वीर है। व्यवस्था अब सिर्फ उन लोगों के लिए मतलब की रह गई है जिनकी दूसरी बड़ी कटौतियां और छूटें जो नई व्यवस्था में नहीं मिलती वो इतनी ज्यादा हों कि वो नई व्यवस्था के फायदों पर भारी पड़ जाएं। फायदे क्या है नई व्यवस्था के? कम टैक्स रेट और 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो कौन सी है वो बड़ी कटौतियां और छूटें जो नई में नहीं है? सबसे मुख्य हैं 3-4 चीजें। बताइए। पहला चैप्टर VA वाली कटौतियां, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें सबसे फेमस है धारा 80C। हाँ, 1.5 लाख वाली। जी, EPF, PPF, LIC प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट, ELSS, इन सब पर 1.5 लाख तक की छूट। फिर 80D है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 80E है एजुकेशन लोन के ब्याज के लिए, 80G है डोनेशन के लिए। ये सब बड़ी चीजें नई व्यवस्था में नहीं है। ओह, ये तो काफी बड़ा फर्क है। और दूसरा HRA की छूट, हाउस रेंट अलाउंस। जो लोग किराए पर रहते हैं और HRA पाते हैं उनके लिए पुरानी व्यवस्था में टैक्स बचता है, ये भी नई में नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा होम लोन का ब्याज। अगर घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो पुरानी व्यवस्था में धारा 24B के तहत ब्याज पर छूट मिलती है। अगर खुद रहते हैं उस घर में तो 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर। यह भी एक बहुत बड़ी बचत है जो नई व्यवस्था में खत्म हो गई है। बाप रे, तो मतलब ये तो सीधा सौदा हो गया। एक तरफ कम टैक्स रेट और आसानी, हाँ, और ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरी तरफ ढेर सारी कटौती और छूटें, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा हिसाब किताब और प्रूफ रखने का झंझट। बिल्कुल सही समझा आपने। यही है वो बड़ा ट्रेड ऑफ। नई व्यवस्था मतलब सरलता, कम रेट्स, कम कागजी काम, HRA की रसीदें संभालो, ATC के प्रूफ जमा करो, ये सब झंझट नई में नहीं है। कई लोगों को ये आसानी ही बहुत भाती है, लेकिन उसके लिए रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। और ये भी याद रखिए, नई व्यवस्था में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही ज्यादा नहीं है, टैक्स स्लैब के रेट भी कम है। और वो जो धारा 87A की रिबेट है उसकी वजह से सालाना आय पर वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता नई व्यवस्था में। आम सैलरी वाला इंसान कैसे तय करे कि उसके लिए क्या सही है? कोई सिंपल तरीका है? देखिए, सिंपल बटन तो नहीं है कोई। फैसला हमेशा आपकी अपनी स्थिति और नंबरों पर निर्भर करेगा। जो मेरे लिए सही है जरूरी नहीं वो आपके लिए भी हो। लेकिन एक तरीका सोचा जा सकता है। हाँ, वो क्या है? पहला कदम, मानकर चलिए कि नई डिफॉल्ट व्यवस्था ही शायद आपके लिए बेहतर है। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया। दूसरा कदम, पुरानी व्यवस्था को सिर्फ इसलिए मत चुनिए कि उसमें 2,500 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स या 5,000 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर लागू हो मिल रहा है। हमने देखा कि नई का 75,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन इससे कहीं ज्यादा है। ये छोटी कटौतियां निर्णायक नहीं है। बिल्कुल। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपनी असली सैलरी स्लिप, HRA की डिटेल्स, किराए की रसीदें, होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, साल भर के ATC, ATD निवेश के प्रूफ, ये सब लेकर बैठिए और दोनों व्यवस्थाओं में अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। सबसे अच्छा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, और चौथा कदम, पुरानी व्यवस्था सिर्फ तभी चुनिए जब आपकी कैलकुलेशन साफ साफ दिखाए कि HRA, चैप्टर 6A, होम लोन ब्याज वगैरह से जो कुल टैक्स बच रहा है वो नई व्यवस्था के फायदों, कम रेट, ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन, रिबेट से काफी ज्यादा है। अगर फर्क मामूली सा है तो शायद नई व्यवस्था की सिंप्लिसिटी ज्यादा अच्छी रहे। ठीक है, ये तरीका लगता तो सही है। और क्या ये चुनाव हर साल बदल सकते हैं? मतलब एक साल पुरानी अगले साल नहीं? हाँ, सैलरी वाले लोगों के लिए जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है उनके पास ये सुविधा है। वो हर साल जब अपना ITR भरते हैं तब चुन सकते हैं। मतलब हर साल डिसाइड कर सकते हैं कि नई डिफॉल्ट से आउट करके पुरानी में जाना है, या अगर पिछली बार पुरानी चुनी थी तो इस बार नई में रहना है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। जी, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि ये चुनाव ITR फाइल करने की ड्यू डेट तक या उससे पहले कर लेना है, जो आमतौर पे 31 जुलाई होती है। लेट फाइलिंग में शायद ये ऑप्शन ना मिले। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज की बात से ये तो साफ हो गया कि नई डिफॉल्ट व्यवस्था ने इनकम टैक्स का खेल काफी बदल दिया है।
खासकर सैलरी वालों के लिए। धारा 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में है, पर नई में ज्यादा, और बाकी दो एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स वो अब सिर्फ पुरानी व्यवस्था की यादें बनकर रह गए हैं, वो भी बहुत सीमित दायरे में। और सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि फैसला सिर्फ इन 3 पर नहीं करना है, असली चुनाव है बड़ी तस्वीर देखकर। एचआरए, एटीसी, होम लोन ब्याज जैसी बचतें बनाम नई व्यवस्था के कम रेट, ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन और आसानी। ये एक पर्सनल कैलकुलेशन है जो हर किसी को अपने लिए करनी होगी। बिल्कुल। तो इस पूरे जानकारी के साथ अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह सरकार ने डिफॉल्ट ऑप्शन बदलकर या कटौतियों को एडजस्ट करके हम सबके व्यवहार को टैक्स के मामले में एक दिशा दी है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में बचत, निवेश या तक कि रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी हमें ऐसे ही पॉलिसी वाले नज देखने को मिले जो हमारे वित्तीय फैसलों को टैक्स के जरिए प्रभावित करने की कोशिश करें? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। All right, if you're a salaried professional in India, you know the feeling. That time of year comes around and you have to ask yourself, stick with the old tax regime or make the leap to the new one. It can feel like a total gamble, right? Especially when you hear you're going to lose all those deductions. But what if I told you the math isn't quite what you think it is? Well, today, we're going to break it all down. This is the number one fear, isn't it? The government rolls out a simpler system, and the first thing you notice is, wait a minute, deductions for stuff like professional tax are just gone? So your first thought is, okay, this has got to be a bad deal. They're trying to get me to pay more. But here's the surprising truth, and really the whole point of this explainer. When you look only at the deductions that come straight out of your salary, the new regime is actually designed to give every single employee a better deal. Seriously, it's not a trick, it's a trade-off that gives you a mathematical head start right out of the gate. To really get why that is, we first have to understand the single biggest change to the whole system. And it's not some new complicated rule being added. No, it's about the entire system being flipped on its head. And this slide just lays it out perfectly. It used to be that the old regime was the default for everyone. You didn't have to do anything. If you wanted the new regime, you had to go out of your way to choose it. Well, now, they've completely flipped the script. The new regime is the default. If you want the old system, you have to be the one to actively opt in. The whole burden of choice has been inverted. So, why do this? Why flip everything around? Well, this wasn't an accident. It's a very deliberate bit of policy design that comes from behavioral science. It's what's known as a nudge. The whole idea hinges on something called taxpayer inertia. You know, economists figured out that most of us, when given a choice, will just stick with the default option. It's just easier, right? It's the path of least resistance. So by making this simpler regime the default, the government is using our own inertia to kind of guide most of us towards the system they want us to use. And look, this isn't some secret conspiracy. It's a stated goal. The policy is intentionally designed to use this nudge to simplify the whole tax process for millions of people who, let's be honest, would rather not deal with a mountain of paperwork. Okay, so now we know why they changed the system. Now let's get to the fun part, the math. We're going to focus on the 3 main deductions that come directly out of your salary, all under Section 16 of the Income Tax Act. This is where that head start I keep mentioning comes from. So these are the big 3 of salary deductions. You've got the standard deduction, which is just a flat amount for everybody. Then there's the entertainment allowance, which is super restrictive, by the way. And finally, professional tax, which is a small tax levied by your state. How these 3 are treated is what changes everything. Let's start with the big one, the standard deduction. You could say it has a bit of a split personality. In the old regime, it's a solid 50,000 rupees. But to sweeten the deal for the new regime, the government boosted it up to 75,000. That extra 25 grand, that's the trade-off. It's their way of compensating you for the other deductions you're about to lose. So here's the deal. This is the trade. In the new regime, you get that bigger standard deduction. But, and it's a big but, you completely give up your ability to claim entertainment allowance and professional tax. Now, on the surface, losing 2 deductions for 1 sounds like a bad deal, but let's actually run the numbers. And just a quick side note on professional tax, because it's a little weird. Under the old regime, if your company pays it for you, it goes through this funny little accounting trick. First, they add the amount to your salary as a benefit,
and then they subtract the exact same amount as a deduction. The net effect is zero, it's just a compliance thing. In the new regime, poof, that whole confusing loop just vanishes. And here it is. This is the aha moment. Just look at this table. A private employee in the old system, they get a max of 52,500 in deductions. In the new one, 75,000. That's a net gain of over 22 grand. Even a government employee who loses 2 deductions still comes out ahead by 17,500 rupees. And what if you live in a state with no professional tax? It's a straight up 25,000 rupee gain. For a private employee, that's $22,500 more in your pocket. Effectively, a clear win. For a government employee, even after losing 2 other deductions, you were still ahead by 17,500. And for anyone in a state without professional tax, it's all upside. No losses, just a clean 25,000 rupee higher deduction. So, when it comes to just your salary deductions, the math is crystal clear. The new regime gives you that head start. But, as you've probably guessed, that's not the end of the story. Because the real choice you have to make goes way beyond just your salary. So, the logical question is, okay, based on everything we just saw, why would anyone ever choose the old regime again? It seems like an open and shut case, right? Well, not so fast. The choice to opt out of the default new regime should never be based on those salary deductions alone. The real decision makers, the absolute game changers, are these much bigger deductions for things like your rent, your investments, and your home loan interest. And all of these, they're only available in the old regime. This really illustrates the two philosophies you're choosing between. The old regime is what you could call the deduction path. You deal with higher tax rates, but you get all these tools to lower your taxable income. The new regime, that's the simplicity path. You get lower tax rates right from the start, but you give up the right to claim most of those big ticket deductions. So how do you actually make the call? You can't just guess. You need a simple, reliable way to run the numbers for your specific situation. And here's how you do it, in 3 simple steps. First, you've got to add up every single deduction you could possibly claim under the old regime. I'm talking everything. HRA, your ADC investments, the whole shebang. Second, hop online, find an official income tax calculator, and run your numbers for both scenarios. And finally, just compare the final tax you have to pay. The lower number wins. It's a pure math problem at that point. And here's the key takeaway. The whole system is now designed so that the default option, the new regime, is the better choice for the majority of people. If you don't have a huge home loan or massive rent payments giving you a big HRA claim, that mathematical head start we talked about, plus the lower tax rates, will almost definitely work out better for you. But at the end of the day, this whole thing boils down to one final question. And it's not just about the money. For some people, squeezing every last rupee of savings is totally worth the effort of collecting documents and making specific investments. But for many others, the freedom from all that complexity, the simplicity of just having lower rates and less paperwork, that has a value all its own. So the real choice isn't just which one is cheaper, it's about which path actually fits your life better.